जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और आज की क्लास एसएससी एमटीएस भर्ती 2025 की जो भी मेरे दोस्त तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए रोज की तरह आज भी आपके जीके जीएस के इंपॉर्टेंट हार्ड प्रश्न होने वाले हैं। और बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। देखिए यहाँ पे आपका जो प्रश्न है वो करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है कि हाल ही में किस मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया गया है कि किस मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल देखो बेटा, यहाँ पे आपका राइट आंसर अग्नि पी हो जाएगा। क्या आपने ऑप्शन ए को टिक करा है तो आपका राइट आंसर, और पेपर के अंदर भी करना है। पी का मतलब है प्राइम। क्या है? प्राइम। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अग्नि प्राइम मिसाइल का नाम है और इसकी जो रेंज है वो 2000 किलोमीटर से भी अधिक है। ठीक है ना? तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि भारत में मेट्रो रेल सेवा सबसे पहले कब शुरू हुई थी? भारत में मेट्रो रेल सेवा सबसे पहले कब शुरू हुई थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आएगा? बहुत अच्छे, सभी दोस्त यहाँ पे अपना आंसर करेंगे और मैच करेंगे। क्या आपने ऑप्शन डी 24 अक्टूबर 1984 को टिक करा है तो आपका राइट आंसर बन गया है। अब ये आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो ये कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में स्टार्ट हुआ था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और उस टाइम जो भारत की प्रधानमंत्री थी वो थी कौन? इंदिरा गांधी जी। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे बेटा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए और आपने राइट आंसर करा होगा, उम्मीद करता हूँ। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा प्रश्न, और अपना टेस्ट देते हुए चलना है कि आपका स्कोर क्या बनता है आज। ठीक है ना? तो बताओ आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे बेटा आपका जो राइट आंसर है वो याद रखना, बिल्कुल महादेवी वर्मा जी। यहाँ पे श्रीमती महादेवी वर्मा जी, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनका जन्म कब हुआ था ये भी कभी कभी पूछ लेता है, तो याद रखना बेटा 26 मार्च 1907 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? आबाद है ना, FVD मतलब कि फर्रुखाबाद। ठीक है ना? तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। श्रीमती लता मंगेशकर जी को याद रखना भैया, इनसे भी पूछ लिया जाता है। तो इन्हें स्वर कोकिला के नाम से जानते हैं। क्या? स्वर कोकिला के नाम से जानते हैं। इन्हें पता है आपको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था 2001 में। किसे? लता मंगेशकर जी को। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट बनता है। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि विश्व में सबसे बड़ा ताज़ा पानी का द्वीप कौन सा है? यहाँ पे नदी नहीं पूछा है बेटा, है ना? यहाँ पे द्वीप पूछा है आपसे, ताज़े पानी का द्वीप कौन सा है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल देखो, जिसने भी यहाँ पे ऑप्शन बी मैनीटोलिन को टिक करा है, ऑप्शन बी को टिक करा है, उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये पता भैया ये द्वीप कहाँ पर पड़ता है? तो याद रखना ये कनाडा में। कहाँ पर? कनाडा में, बिल्कुल। और सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो याद रखना माजुली द्वीप है, जो कि भारत में है। कहाँ पर? भारत में। तो ये भी आपको ध्यान रखना, सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछा जाएगा तो माजुली हो जाएगा। और अगर यहाँ पे ताज़ा पानी का द्वीप पूछा जाएगा तो वो आपका मैनीटोलिन द्वीप हो जाएगा। और जो सबसे बड़ा डेल्टा है ना, सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो भी याद रखना सुंदरवन का डेल्टा, जो कि हमारे पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, बिल्कुल नोट कर लिया। बढ़ते हैं इसके साथ फिर अपने अगले प्रश्न पर। देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित की गई है? ये भी देखो आपका करंट से संबंधित है और 2025 के करंट से 2-4 दिन पहले की बात है कि भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित की गई है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सभी दोस्त नोट करेंगे, मोरक्को। यहाँ पे ऑप्शन सी जो दे रखा है ना, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी मोरक्को यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल। और नोट करना है। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये प्रश्न आपके बनते हैं। तो पहले तो याद रखना भैया, सबसे छोटा जो आपसे यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है वो आपका साउथ वटन आइसलैंड, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। याद रहेगा, ये पता है कहाँ पर पड़ता है? तो याद रखना बेटा ये आपका अंडमान निकोबार में है। कहाँ पर? अंडमान निकोबार में है। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, बिल्कुल। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से बहमनी वंश का संस्थापक कौन था?
किसका? बहमनी वंश का संस्थापक आपसे पूछा गया है। और आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? सभी दोस्त देखो इसका राइट आंसर करेंगे क्योंकि बहुत इजी है और ऑप्शन भी यहाँ पे इजी दे रखे हैं। हासन गंगू, ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। नोट कर लिया। अब देखो यहाँ पे जो ये विजयालय दिया है ना, विजयालय दिया है, याद रखना ये चोल वंश का संस्थापक था। किसका? चोल वंश का संस्थापक था, तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। गोपाल तो मैंने आपको ट्रिक से याद कराया था, पाल वंश का है ना, नाम में ही लिखा है पाल, मतलब कि गोपाल, याद रहेगा। नोट कर लो। देखो स्क्रीनशॉट लेते हुए मेरे भाई चलना है। और मैं आपको बताऊं, मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा थोड़ा सा आज तबीयत सही नहीं है, क्लास आपको छोटा मिलेगा, लेकिन ये जो 25 मिनट की क्लास होगी, मैं आपको बताऊं पेपर के अंदर यहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। इम्पॉर्टेंट क्लास है। जैसे कि ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से भारतीय दंड संहिता, जिसे बोलते हो आईपीसी, है ना, आईपीसी की धारा, तो ये भैया जो भारतीय दंड संहिता है ये किस वर्ष लागू की गई थी? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? बताओ दोस्त, क्या होगा आपका सही जवाब? और अगर आपने यहाँ पे अपना सही आंसर कर दिया तो याद रखना, मैच करो 1 जनवरी 1862। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 जनवरी 1862 यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना है। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं? देखो आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त पूछे जाते हैं और आवर्त सारणी में कुल वर्ग भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे वर्ग पूछे जाएंगे तो आप क्या बताएंगे? 18, और आवर्त पूछे जाएंगे तो आप बताएंगे 7। क्या बताएंगे? 7। क्या आपने ऑप्शन ए को टिक करा था? अगर ऑप्शन ए को टिक करा है तो आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल दोस्त नोट कर लो। देखो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, साइंस का काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है कि पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी, कब की थी? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसा कि आज मैंने आपसे कहा कि आपकी क्लास में बहुत अच्छे प्रश्न मिलने वाले हैं। और यहाँ पे अगर आपने डॉक्टर जोनास साल्क को ऑप्शन ए को टिक करा है तो आपका सही जवाब हो गया है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, ये टीका जो इन्होंने विकसित किया था, ये जो टीका इन्होंने विकसित किया था वो किया था बेटा 1950 में, है ना। और इस टीके का जो पहली बार उपयोग हुआ था, देखो आपसे उपयोग भी पूछा जा सकता है अगर प्रश्न को हार्ड करेगा, तो याद रखना बेटा उपयोग हुआ था 1955 में। कब हुआ था? 1955 में हुआ था। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बेटा डॉक्टर जोनास साल्क ने जो पोलियो वैक्सीन है उसकी खोज करी थी और 1950 में, लेकिन इसका उपयोग जो है वो 1955 में हुआ था। तो ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला का आयोजन नहीं होता है? भैया देखो भारत का विश्व है ना, विश्व में 4 जगह होता है। अब ये 4 जगह इन्हीं में से हैं, लेकिन एक कोई ऐसी जगह है जहाँ पर नहीं होता है। तो आप क्या बताएंगे? बिल्कुल कर लिया अपना आंसर, मैच करो। इतना समय नहीं लगना चाहिए था दोस्त, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ईजी है। वाराणसी में नहीं होता है, प्रयागराज भी होता है, हरिद्वार भी होता है, नासिक भी होता है, और एक आपका उज्जैन महाकाल है ना, उज्जैन में होता है। तो यहाँ पे उज्जैन भी आप ध्यान रखेंगे। तो 4 जगह होता है। और देखो जो कुंभ मेला, अर्ध कुंभ है ना, और जो महाकुंभ, ये भी पूछे जाते हैं कितने वर्षों के अंतराल पे आयोजित होते हैं। देखो अर्ध कुंभ होता है 6 वर्ष के अंतराल पे, कुंभ मेला होता है 12 वर्ष के अंतराल पे, और जो अभी महाकुंभ हुआ था कहाँ पर? हमारे प्रयागराज में, है ना, जो कि कितने वर्षों के अंतराल पे हुआ था? 144 वर्ष के। कहने का मतलब है जो महाकुंभ होता है वो 12वां कुंभ होता है। मतलब कि 12 वर्ष में एक कुंभ लगता है, 12वां कुंभ होता है, तो 12 बारियम 144, तो मतलब कि 144 वर्ष के अंतराल पे लगता है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रहेगा। तो बिल्कुल वाराणसी ऑप्शन है यहाँ पे सही जवाब बनता है। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिल्कुल दोस्त देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है, निम्नलिखित में से राइट टू एजुकेशन एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? राइट टू एजुकेशन एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल दोस्त सभी इसका राइट आंसर करेंगे। और बहुत अच्छा प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने 1 अप्रैल 2010 ऑप्शन ए को टिक करा है तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा। 1 अप्रैल 2010 यहाँ पे बिल्कुल आपका सही जवाब बन जाएगा। देखो दोस्त यहाँ से जो टारगेट हमारा है वो है कि 25 में से 25 नंबर आपको लाने हैं। अब यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से भारत का मानचित्र निर्माता किसे कहा जाता है? भारत का मानचित्र निर्माता किसे कहा जाता है?
बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, जेम्स रेनल, है ना। ऑप्शन ए लगा दिया ना, तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो गया है। ऑप्शन ए अगर आपने टिक करा है। देखो आज हार्ड प्रश्न है, अगर स्कोर थोड़ा कम भी हो ना, क्योंकि आज प्रश्नों की संख्या आपकी 30 रहेगी और यहाँ पे जिसने भी 20 सही कर दिया ना, मज़ा आ जाएगा दोस्त, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है आप भी सही करेंगे। और यहाँ पे देखो ये जो भारत का मानचित्र निर्माता कौन है, जेम्स रेनल है। और कब करा था भैया इन्होंने, तो याद रखना 1783 में पहली बार, है ना। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है और बिल्कुल आपका सही जवाब बनता है, नोट करना है। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से ऑस्मियम धातु का उपयोग किस काम में होता है। किसका, ऑस्मियम धातु का जो उपयोग है वो किस काम में होता है। तो देखो जो फाउंटेन पेन की नोक होती है वो भी इसी की बनी होती है और टिकाऊ विद्युत संपर्क होते हैं वो भी इसी के बने होते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ए और बी दोनों क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल सही राइट आंसर बनेगा। तो बिल्कुल दोस्त नोट कर लेना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आपके लिए बनता है। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग किस भारतीय राज्य से होकर गुजरता है। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग किस भारतीय राज्य से होकर गुजरता है। 8 राज्यों से गुजरता है भैया, और सबसे ज़्यादा जो भाग है वो आपका मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जंगल भी हैं, है ना। तो मध्य प्रदेश ऑप्शन भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर पेपर में कम पूछ लिया तो आप क्या बताएंगे, राजस्थान बता देंगे भैया, क्या बताएंगे, राजस्थान बता देंगे। और बाद बाकी आपका छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है और गुजरात है, उसके साथ में आपका झारखंड भी आ जाएगा, है ना, झारखंड भी आ जाएगा। झारखंड के बाद त्रिपुरा है, मिजोरम है, ये राज्य आपको और याद रखने हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बनता है आपके लिए पेपर के अंदर। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से माउंट आबू किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। माउंट आबू पूछा है किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल मेरे सभी दोस्त यहाँ पे राइट आंसर करेंगे इसका। और अगर आपने यहाँ पे अरावली को टिक करा है, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है भाई, सबसे पुरानी पर्वतमाला है ना अरावली। और ये माउंट आबू जो है ये भी अरावली पर्वत में ही स्थित है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी बनता है। बिल्कुल दोस्त नोट करते हुए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि कृष्णा राजा सागर बांध किस नदी पर स्थित है। यहाँ पे दिया है कि कृष्णा राजा सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल दोस्त आपका राइट आंसर कावेरी नदी, ऑप्शन डी हो जाएगा। ध्यान रखना है आपको। और ये किस राज्य में है तो वो भी याद रखना दोस्त, कर्नाटक में। कहाँ पर, कर्नाटक में। तो ये भी आपको नोट करना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बनता है। एक देखो यहाँ पे बांध और याद रखना कावेरी नदी पे पड़ता है कर्नाटक में ही, शिव समुद्रम बांध। कौन सा, शिव समुद्रम बांध। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक अलमट्टी बांध भी कर्नाटक में है, कौन सा, अलमट्टी बांध। तो अलमट्टी बांध को भी आप याद रखेंगे, लेकिन ये कृष्णा नदी पे पड़ता है। ये किस पे पड़ता है, कृष्णा नदी पे पड़ता है। तो ये भी याद रखना। तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पे पड़ता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो बिल्कुल दोस्त नोट कर लो। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। दिया है निम्नलिखित में से रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी। तो यहाँ पे याद रखना दोस्त, अवधी भाषा, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके लेखक कौन थे, किसने लिखा था। तो याद रखना हमारे तुलसीदास जी ने। किसने, तुलसीदास जी ने लिखा था। तो बिल्कुल दोस्त इसको भी आप नोट कर लेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कुछ दोस्तों ने यहाँ पे संस्कृत को टिक करा होगा, है ना, लेकिन याद रखना रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में लिखी गई और तुलसीदास जी ने लिखा था। तो बिल्कुल इसको भी नोट करो। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से ताशकंद समझौता कब हुआ था। ताशकंद समझौता कब हुआ था, आप क्या बताएंगे। बहुत अच्छे, सभी दोस्त यहाँ पे अपना जवाब करेंगे। और अगर आपने यहाँ पे अपना जवाब जो है 10 जनवरी 1966 करा है तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल दोस्त देखो, ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में, ये भी देखो पूछे जाते हैं। और बाद बाकी पाकिस्तान के साथ में युद्ध हुआ था 1948, 1965, 71 और 99 कारगिल युद्ध, है ना। तो बिल्कुल ये ताशकंद समझौता बेटा पूछा जा सकता है, नोट कर लेना है। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ पे दिया है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था। कहने का मतलब है
RTI, है ना, कहते हैं कि RTI दायर कर दिया। तो जो RTI है वो पूछा गया है कि किस वर्ष लागू हुआ था। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है, याद रखना, 12 अक्टूबर 2005 को। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 अक्टूबर 2005 यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल राइट आंसर दोस्त बन जाएगा। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल देखो ये टोटल 13 देशों से होकर गुजरती, कितने, 13 देशों से, और इसमें एक देश नहीं है जो कि हमारा अपना प्यारा भारत। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13 देशों से, जैसे कि इक्वाडोर यहाँ पे दिया है, कोलंबिया दिया है, और ब्राज़ील भी दिया है, कांगो दिया, युगांडा, केन्या, सोमालिया, ऐसे करके आपके टोटल जो है वो 13 देश हो जाएंगे। याद रहेगा, बिल्कुल दोस्त नोट कर लो। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से अमृतसर संधि कब हुई थी? अमृतसर संधि जो है वो कब हुई थी और किन के बीच हुई थी? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? बिल्कुल दोस्त 25 अप्रैल 1809, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 25 अप्रैल 1809 यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। और याद रखना दोस्त, एक तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब अंग्रेजों की, और दूसरी तरफ हमारे महाराजा रणजीत सिंह के बीच समझौता हुआ था, अमृतसर संधि। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल देखो ये दोस्त थोड़े से हार्ड लगेंगे प्रश्न, लेकिन कोई बात नहीं है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, नोट करना है। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है, बाल, नाखून और पंजा किसके बने होते हैं? बाल, नाखून और पंजा किसके बने होते हैं? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? देखो एक कठोर प्रोटीन होता है केराटिन, है ना, तो यहाँ पे प्रोटीन तो दे रखा है ऑप्शन बी, ठीक है ना, प्रोटीन दे रखा है ना, तो ऑप्शन बी तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। और उस प्रोटीन का नाम क्या होता है? केराटिन। देखो याद रखना दोस्त, केराटिन आप बिल्कुल नोट कर लेंगे, बिल्कुल दोस्त। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा नगर जो है वो कौन सा था? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? बिल्कुल ध्यान रखना दोस्त, मोहनजोदाड़ो। क्या हो जाएगा? मोहनजोदाड़ो। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा। बिल्कुल ये देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट करना है। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। अंतरिक्ष में कुत्ते को ले जाने वाले पहले उपग्रह का नाम क्या था? बहुत अच्छा प्रश्न। अंतरिक्ष में कुत्ते को ले जाने वाला पहले उपग्रह का नाम क्या था? कुत्ते का नाम क्या था? लाइका, ऐसा ही कुछ था ना। और बताओ यहाँ पे स्पुतनिक 2, ऑप्शन बी। और कब गया था भैया? तो याद रखना 1957 में। कब गया था? 1957 में। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, बिल्कुल नोट करते हुए। बढ़ते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? बिल्कुल दोस्त नोट करो और बताओ। 1 जनवरी 1995। बिल्कुल आप सही बता रहे हो। फिर देखो मैं थोड़ा सा समय इसीलिए देता हूँ कि आप क्वेश्चन को सही से पढ़ लो, सभी ऑप्शन पढ़ लो, उसके बाद अपना जो है राइट आंसर किया करो, ठीक है ना। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। और जो भी मेरे दोस्त नए पुराने मेरे साथ में जुड़े हुए हो, एक बार लाइक वाला बटन जरूर दबा देना और आप भी अपना सपोर्ट दिखाओ। और देखो यहाँ पे जो भी पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो क्लास। और यहाँ पे किस राज्य में भील जनजाति निवास नहीं करती है? तो वो मणिपुर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मणिपुर। यहाँ पे याद रखना कुकी जनजाति निवास करती है। कौन सी? कुकी जनजाति मणिपुर में, है ना। बाद बाकी आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान और ये गुजरात दे रखा है, यहाँ पे सभी में भील जनजाति निवास करती है। बिल्कुल बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से ऑपरेशन ग्रीन्स भारत में किस फसल से संबंधित था? कौन सा? ग्रीन्स। देखो ऑपरेशन फ्लड भी पूछता है ना, और ग्रीन्स भी पूछता है। ग्रीन्स टमाटर, प्याज, आलू उत्पादन, मतलब यहाँ पे होना चाहिए था ऑप्शन ये सभी। हटाओ इसे भैया यहाँ पे, और थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग एरर है, यहाँ होना चाहिए यह सभी,
ठीक है ना। तो यहाँ पे ये प्रश्न का जवाब सभी सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा ये सभी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है ना बेटा, याद रहेगा बिल्कुल। ऑपरेशन फ्लड जो था वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित था। किससे? दुग्ध उत्पादन से संबंधित, मतलब दुग्ध श्वेत क्रांति जो थी वो तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित थी, लेकिन ऑपरेशन फ्लड फिर स्टार्ट हुआ था क्योंकि दुग्ध की मात्रा को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा उत्पादन करने के लिए। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना पूछा है किसने की थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्री देवेंद्र नाथ टैगोर जी। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएंगे? बिल्कुल आपके राइट आंसर। बिल्कुल। कब करी थी? 1839 में। कब करी थी मित्र? 1839 में। याद रहेगा। यहाँ पे दादा भाई नौरोजी जी दे रखा है, इनसे भी याद रखना। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करी थी इन्होंने 1866 में, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। किसका? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी जी ने 1866 में की थी। तो इसे भी आप नोट करेंगे। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। भारत की मौद्रिक नीति समिति MPC में कितने सदस्य होते थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लास का लास्ट प्रश्न भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि दोस्त एक बार प्ले लिस्ट पे आपको विजिट जरूर करना चाहिए। और इसका जवाब जो है वो ऑप्शन सी 6 हो जाएंगे, ऑप्शन सी। और देखो, क्लास अगर पसंद आई हो तो अपना फीडबैक जरूर दीजिए, कमेंट अपना जरूर करिएगा। और एक बार सभी दोस्त मेरे नए पुराने जो भी मेरे साथ में जुड़े हुए हो, क्लास को छोड़ने से पहले आपको लाइक वाला बटन जरूर दबाना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप अपना थोड़ा सा देखो सपोर्ट दिखाओ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।